तीसरे दौर की वोटिंग होनी है और 2 दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 190 लोकसभा पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लगभग देश के आधे चुनाव संपन्न हो गए, लगभग नियर अबाउट अगर बात करें। तो इसी सब मुद्दों पे बात करेंगे पूर्व विदेश मंत्री और भारत के बहुत ही वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद साहब से। इन सबको लेके क्या सोचते हैं? तो सर पहला सवाल ये है कि चुनाव कैसे चल रहा है? चुनाव जो समझ में आया है और जो सूचनाएं मिल रही हैं, वो चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे इंडिया अलायंस के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। जितनी 1 महीने पहले हम उम्मीद लगा रहे थे, उससे कहीं आगे आज चुनाव की परिस्थितियां बनकर निकल कर आई हैं, सामने आई हैं और इससे बड़ा उत्साहवर्धन हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आगे हम बढ़ेंगे। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें जो फेजेस में हम बढ़ेंगे तो हमारी जो जीत है उसके जो भी वो है लोगों की संभावनाएं हैं वो और आगे दिखती जाएंगी और हम मजबूत होते जाएंगे। इन सब के बीच प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट अगर आ गई तो मंगलसूत्र बेच देगी और महिलाओं का सोना बेच देगी। इसको आप कहते हैं? दो बातें कहते हैं। प्रधानमंत्री इस देश से हैं या कहीं और से हैं मैं नहीं जानता, इसलिए कि इस देश का कोई सम्मानित व्यक्ति जिसके निर्णयों पर इतना आधार रहता है हमारे देश का, वो इतना नहीं जानता कि इस देश में मंगलसूत्र एक प्रतीक है हमारे सम्मान का, जो हम अपनी बहनों को और माताओं को देते हैं। और उस मंगलसूत्र से कोई सौदा कर लेगा, ऐसा सोचना भी मैं समझता हूं कि बहुत बहुत सच्चाई से, वास्तविकता से बहुत दूर है। लेकिन एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही, हमारे एक मित्र ने हमसे पूछा कि भाई ये तो कह रहे थे 400 पार कर रहे हैं, तो 400 पार पे तो कांग्रेस के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर आज इस पर क्यों उतर आए कि कांग्रेस आई तो ये करेगी, कांग्रेस आई तो ये करेगी, कांग्रेस आई तो ये करेगी। कांग्रेस आई कैसे अगर तुम 400 पर हो? पहले ये तो मान जाओ कि 400 पे नहीं हो तभी तो कांग्रेस आएगी, और जब कांग्रेस आएगी और तुम 400 पे नहीं रहे और कांग्रेस आ गई तो और बातों को छोड़ो, उनके साथ क्या करेगी? कांग्रेस आई तो तुम्हारे साथ क्या करेगी, पहले यही बात बताओ। वो डर दिखा रहे हैं कि जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि शरिया कानून लागू कर देंगे कांग्रेस। शरिया कानून आज भी है कि नहीं है? पर्सनल लॉ हमारे संविधान में है कि नहीं है? तो पर्सनल लॉ, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे वो ईसाई का हो, चाहे वो जैन का हो, चाहे वो सिख का हो, पर्सनल लॉ आज सुरक्षित हमारे संविधान में है। हमारे सिख भाई केश रखते हैं और पगड़ी पहनते हैं या कड़ा पहनते हैं या वो किरपान रखते हैं, तो इसकी इजाजत कहां से मिलती है, कैसे मिलती है? हमारे संविधान से मिलती है, हमारे संविधान से मिलती है। और संविधान को ये कहां से मिला है? ये पर्सनल लॉ से मिला है, ये जो भी आपके निजी धार्मिक कानून है उनसे मिला है। इसका सम्मान भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो कुछ लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसको सिर्फ समाप्त किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता। लागू तो ये पहले से है, लेकिन ये लागू उन्हीं पर है जो उस धर्म से संबंधित है। ये लागू आप पर नहीं होगा, मुझ पर नहीं होगा, किसी और पे नहीं होगा, अगर हम उस धर्म से संबंधित नहीं है जिस धर्म का विषय आपके सामने है। भाई प्रधानमंत्री जी जो आम जनमानस में ये भी धारणा फैला रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार आएगी तो वो देश की जो संपत्ति है वो बांट देगी जिसके ज्यादा बच्चे हैं, यानी कि उनका इशारा मुसलमानों की तरफ नहीं, किसी की तरफ हो, घुसपैठियों की तरफ है। नहीं तो घुसपैठी के लिए कोई कुछ देगा, घुसपैठी को कुछ बांटेगा तो तब ना, जब घुसपैठी को हम छोड़ेंगे। घुसपैठी के बारे में तो एक आम राय हमारे देश में ये है कि अपनी जान निछावर करके भी घुसपैठी से लड़ना है। ये हमारी भावना है। अब्दुल हमीद ने यही किया था, यही लेफ्टिनेंट बत्रा ने किया था, यही कितने और शहीद हमारे गुजरे हैं, हमारे अपने फर्रुखाबाद में जो शहीद गुजरे हैं और जिनके नाम को हम आज याद करते हैं, उन सब ने यही कहा था कि घुसपैठी को अपनी जान देनी पड़ेगी, हम अपनी जान पर खेलकर घुसपैठी की जान ले लेंगे, ये कहा था ना।
तो फिर उन पर संपत्ति देने का क्या सवाल आता है, कहाँ से आ जाता है? और भाई सर दूसरी तरफ ये चल रहा है कि आपकी कांग्रेस लीडर थे पहले प्रमोद कृष्णन, और अब मोदी के बहुत नजदीक हैं प्राइम मिनिस्टर के। उन्होंने कहा है कि उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम प्रस्ताव करेंगे कि जातीय जो दलित और पिछड़ों को आरक्षण मिला हुआ है उसको खत्म कर दिया जाए। नहीं तो इसको मोदी जी मानते हैं? इसको क्या अमित शाह जी मानते हैं? कोई कह रहा है, प्रमोद कृष्णन जी ये बात कह रहे हैं तो वो कहें, आजादी है इस देश में अपनी बात कहने की। लेकिन जो अधिकृत रूप से नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इसको स्वीकार करते हैं तो खुलकर बोले, करते हैं तो खुलकर बोले। हमको जाति प्रथा से कोई संबंध हमारा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे कानून में, हमारे संविधान में हम उस सीमा तक जाति प्रथा को मानते हैं जिस सीमा में हम उनको इंसाफ दे सकते हैं, न्याय दे सकते हैं। और आज परिभाषा पूरी न्याय की बदल दी है राहुल गांधी जी ने। ये कहा है कि मैं बताता हूं न्याय क्या होता है, किसको क्या कमी है उसको दूर करने के लिए हम न्याय देंगे। और पांच न्याय है, उसमें महिलाओं के लिए भी है, गारंटियां हैं, हमारे नौजवानों के लिए हैं, श्रमिकों के लिए हैं, बेरोजगारों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, ये सब है। तो ये सब हम देंगे, ये न्याय है। हम किसी को छीन कर न्याय नहीं दे पाएंगे। अब मोहन भागवत का भी बयान आया है, कल उन्होंने दिया है कि आरक्षण को लेकर हमारी कभी ये नीति रही नहीं। तो उनकी अगर नहीं रही तो किसकी रही? इस पे चर्चा कौन कर रहा है? जो आज भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, आज वो इसकी चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर कुछ क्यों नहीं कहते? नेता से मतलब मैं प्रधानमंत्री का और अमित शाह की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो कहते हैं कि हमको 400 दे दो ताकि हम इस प्रथा को में परिवर्तन ला सके और आरक्षण को समाप्त कर सके। हम तो नहीं कहते ना, वो ये कहते हैं। तो कहते खुद है, फिर इल्जाम हम पे लगाते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा आपके सामने खेलता होता है, गिर जाता है तो रोता है, माँ कहती है क्या हुआ, तो किसी पर उंगली उठा के कहता है इनने मारा, वो कहता है ना बच्चा। तो ऐसे बच्चे हो गए हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? दूसरा उन्होंने एक और लेके स्वयं प्रतोदा के बयान को लेके, मरने के बाद भी कांग्रेस चाहती है कि टैक्स लगाएगी। देखिए, टैक्स लगे ना लगे, आज हमने नहीं कुछ कहा है कि हम कौन कौन सा टैक्स लगाएंगे, हमने नहीं कहा है। हो सकता है कि इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव के समय हमने इस पर चर्चा नहीं की है। लेकिन मरने के बाद टैक्स लगता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी कल्पना क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। मैं छोटा सा वकील हूँ, मेरी समझ में नहीं आया कि आप तो छोटे से वकील हैं देश के। अब देखिए और पहले आप जो कह देंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटा सा वकील हूँ। मुझे नहीं ये कभी समझ में आया कि मरने के बाद कौन सा टैक्स लग सकता है। मरने पर भी टैक्स लग सकता है क्या? कि आप मरेंगे तो टैक्स लगेगा, कोई मारेगा तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई ना कि आप पर तो दो तरफा वार हो जाएगा। एक तो आप जान से गए और दूसरा आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। ये तो दो तरफा वार हो जाएगा। तो किसकी कल्पना है ये बताएं तो, समझाएं तो, उसके बाद फिर हम इसका जवाब देंगे। सर इन सबके बीच मैं उत्तर प्रदेश और आम जनमानस के बीच घूम रहा हूँ और ये देखने में और सुनने में आ रहे हैं जो आम धारणाएं जो लोगों में चल रही है कानून व्यवस्था को लेकर, जबकि इसकी हकीकत कुछ अलग है। जैसे आंकड़े देखे जाए, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी जाए या फिर और अन्य आंकड़े देखे जाए, लूट मार हत्या बलात्कार ये बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध हुए, महिलाओं पे केस बढ़े हैं। लेकिन जो आम जनमानस है, जनता है, उसमें जब हम जाते हैं तो वो देखते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत खत्म हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है और गुंडे अब खत्म हो गए हैं और ये बदमाशियां अब खत्म। इसको लेके आप कैसे देखते हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने अभी तक इसको लेकर क्या मतलब रणनीति अपनाई है? गोपनीयता चुनाव में अपने मत प्रदर्शन में रखी जाती है। वो क्यों रखी जाती है? कि जो मन की बात हो, जिसका प्रसार प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, जो मन की बात हो वो आपके मत में स्पष्ट हो जाए। तो इसीलिए गोपनीयता रखी जाती है, इसीलिए उसको सबके सामने नहीं किया जाता है। आपको जहां भी आपको डालना होता है, मत अपना डालना होता है, उस पे वहां पर
एक पर्दा डाल दिया जाता है कि किसी को देखने को ना मिले, आप लोगों को भी देखने को ना मिले कि आपने किसको मत डाला है। तो इसलिए जो गोपनीयता है मत की वो बनी रहे, मत पड़ जाए, उसके बाद निर्णय जो होगा वो सबके सामने होगा। दरअसल बात ये है कि जो जो देखिए आम जनता भी कुछ कहना चाह रही है। और दूसरा ये भी ये चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी नहीं तो फिर कौन है, ये बड़ी धारणा है जब जनता के बीच हम जाते तो। ऐसा है, मैं नहीं रहूंगा तो मेरी बात कौन रहेगा, इसकी चिंता मुझे क्यों है। यहाँ तो हम तो कोई विधु टैक्स नहीं लगा रहे हैं ना, तो जो भी होगा वो हो जाएगा। हमारा गठबंधन है, गठबंधन में बहुत सारे बहुत पहुंचे हुए नेता हैं, आपस में बैठेंगे, देखेंगे कि किसके कितने मत पड़े हैं, किसको कितना कितना सहयोग मिला है, किसको कितना समर्थन मिला है, तो आपस में बैठकर तय करेंगे कि एक स्थायी सरकार बनाने के लिए किसका सहारा हम लें और किसके पीछे हम चले। वो जब ऐसा कर देंगे तत्काल में आपको निर्णय पता चल जाएगा, उसके बाद जनता उसको स्वीकार करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और उसको समर्थन देगी। सलमान साहब, आप फर्रुखाबाद से भी सांसद रह चुके हैं और अभी आप फर्रुखाबाद में ही हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ के विकास को लेकर क्या 2 टर्म के भाजपा जो है उन्होंने तीसरे टर्म पे फिर अपने प्रत्याशी बनाया मुकेश राजपूत ने। मैंने अभी रिसर्च की थी तो लोकसभा में उन्होंने टोटल 56 क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें एक सवाल जो पूछते थे कि यहाँ के विकास को लेकर कम जनसंख्या और अन्य तमाम की पर्यटन को लेकर यहाँ क्या हो जाएगा विकास, तो सवाल का जवाब कुछ आया नहीं। और एक केंद्रीय विद्यालय को लेकर सवाल पूछा, उसका जवाब कुछ आया नहीं। 2010 में बजट में बता रहे कि 4 क्रॉसिंग्स के लिए बजट आ गया था, अभी 2 बन पाए हैं रेलवे पुल जो थे, और सबसे बड़ा जो पुल फर्रुखाबाद में जाम की बहुत समस्या है, इस पे भी कुछ वो नहीं आया। तो आपका, आपकी पार्टी का, आपके गठबंधन का इस पे लेकर क्या? देखिए गठबंधन में हर स्थान पर हर क्षेत्र का अलग अलग मैनिफेस्टो नहीं होता है। अब जिस मैनिफेस्टो को केरला में, बेंगलोर में और मध्य प्रदेश में किसी को पढ़ना है, उसको क्या रुचि होगी कि कहाँ पर आप ओवरब्रिज बनाएंगे, फर्रुखाबाद में क्या रुचि होगी। उसमें तो आप यही कह सकते हैं कि जहां जहां आवश्यकता पाई जाएगी वहां वहां पर हम ओवरब्रिज बनाएंगे, रेलवे के सहयोग से कहीं और रेलवे के बिना सहयोग के कहीं, जहां पर रेलवे का कोई इससे संबंध ना हो, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन अंततः तो फिर आप लोग बुलाइए सबको बैठाइए, और इसीलिए मैं अभी कह रहा था कि कुछ थोड़ा सा आनंद इस बात में भी आता है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए कि ये जवाब हमको अब नहीं देने हैं, अब हमें सवाल पूछने हैं। तो आप सबको बैठाइए, बैठाकर और सबसे पूछिए कि आप फर्रुखाबाद के लिए क्या कर सकते हैं, क्या किया है, क्या करेंगे, ये सारा ब्यौरा आप हमको दीजिए, और उसके बाद फिर जनता के सामने वो हम रखेंगे ताकि जनता अपना फैसला करे। आपके गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर है, उनके लिए आपने अभी तक प्रचार या मत? अरे मैं यहाँ बैठा किस लिए हूँ, मैं नवल किशोर जी के लिए आया हूँ। आज 4 बजे आज यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में मैं जाऊंगा, और उस कार्यक्रम में मुझे जो कुछ कहना है नवल किशोर जी के लिए और अपने गठबंधन के लिए वो मैं वहां कहूंगा। मैं तात्पर्य हूँ और मेरा पूरा संकल्प है कि इस चुनाव को जिताना है, अलायंस को इस चुनाव को जिताना है, और अलायंस को इस चुनाव को जिताना है तो नवल किशोर जी को जिताना है, उससे अलग तो ये अलायंस नहीं जीत सकता है ना। तो इसलिए अगर उसको जिताना है तो इनको जिताना है, इनको जिताना है तो उसको जिताना है, ये सब आप आज 4 बजे देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया और हमसे बात